नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने संसद में भगवा वस्त्रों को लेकर हुए विवाद के विरोध में सांसद पप्पू यादव का पोस्टर जलाकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा और सनातन धर्म का अपमान स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। परमहंस आचार्य ने संबंधित बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं का सम्मान बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने भी विरोध दर्ज कराया। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिन लोगों देखिए नारा लगाइए, पहले बोल रहा था ये संसद भवन के परिसर में जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने भगवा का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन का अपमान किया है, उसको लेकर के पूरे देश में सभी साधु संत और सभी सनातनी बहुत दुखी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज हमने जो है पप्पू यादव का पोस्टर जला करके विरोध व्यक्त किया है। और अगर जितने लोग उसमें थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव, जितने लोगों ने सनातन का मजाक बनाया है, अगर इन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो करोड़ों की संख्या में हम लोग जो है फिर रोड पर उतरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तमाम वित्तीय अनियमितता देखी गई है, मदरसों में, मस्जिदों में, तमाम जो है वक्फ बोर्ड में चोरी हुई। लेकिन क्या मौलवी बन करके इस तरह से कोई नाटक कर सकता है? क्या अल्लाह का अपमान कोई ऐसे कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो भगवान श्री राम का अपमान करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? इसको जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। आज हमने पप्पू यादव का पोस्टर जलाया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिंदा भी जलाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें, करीब 9 साल से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट के रखरखाव और पुनर्विकास पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। हाल ही में शासन स्तर पर इसे लेकर बैठक भी हुई है। हालांकि अधिकारियों ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की। वर्ष 2013 में शुरू हुआ निर्माण 2017 में फिनिशिंग से पहले ही रुक गया था। उस समय करीब 50 करोड़ रुपए के कार्य बाकी थे। लंबे समय से बंद रहने से भवन जर्जर हो गया है, जबकि पिछले 4 महीनों में इसके पार्किंग का उपयोग किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की इस पर एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रही जेपीएनआईसी बिल्डिंग का अब फिर से जीर्णोद्धार होने वाला है। 100 करोड़ रुपए की लागत से इसमें रखरखाव का काम जो है वो होना है। इसको लेकर शासन स्तर की बैठक में निर्णय लिया गया। दरअसल 2013 में जेपीएनआईसी बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और 2017 में वित्तीय अनियमितताओं के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी और तब से ये बिल्डिंग यथावत स्थिति में है। दरअसल जेपीएनआईसी केवल एक इमारत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। इसे लेकर भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय से जुबानी जंग और सियासी शहमात का खेल चल रहा है। दरअसल हर साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी सुर्खियों में आ जाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जब भी यहां लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचते हैं तो प्रशासन सुरक्षा या निर्माण कार्य का हवाला देकर परिसर को सील कर देता है। अक्टूबर 2023 में हमने एक तस्वीर देखी जब पुलिस प्रशासन ने जेपीएनआईसी के मुख्य गेट को टीन के शेड और बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था। तब अखिलेश यादव ने टीन शेड की ऊंची दीवार लांघकर अंदर प्रवेश किया था और जेपी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए थे। इस घटना की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और सियासी हलचल मच गई थी। फिलहाल अब जेपीएनआईसी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होना है। 100 करोड़ रुपए की लागत में इसको संवारा जाएगा। इसको लेकर शासन स्तर पर फैसला लिया गया। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस दौरान संगठनात्मक और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से 5 लाख मीट्रिक टन चावल के शीघ्र उठाव और हर महीने पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्रीय पूल के लिए 73 लाख टन चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध परिवहन के लिए हर महीने 250 रेलवे रैक की आवश्यकता बताई है। तो आपको बता दें, नई दिल्ली में सीएम की ये अहम मुलाकात जो है वो देखने को मिली। 73 लाख टन चावल का लक्ष्य जो है इस बार रखा गया है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली की भलसवा डंपिंग साइट का निरीक्षण कर दावा किया कि अक्टूबर 2026 तक कूड़े के विशाल पहाड़ को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बायो माइनिंग के जरिए पुराने कचरे की प्रोसेसिंग तेजी गति से की जा रही है। सरकार के अनुसार इस अभियान से डंपिंग साइट का बोझ कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर वातावरण देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भलसवा का जो डंप साइट है, ये बहुत पुराना डंप साइट है। 1994 से ये डंप साइट यहाँ शुरू हुआ था। आज इसको 32 साल हो गए, लेकिन बीच में किसी ने इसका ध्यान नहीं किया। और अब हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब से अनुकूल रूप से एमसीडी और दिल्ली सरकार, भारत सरकार सब ने मिलकर के इसको टेकअप किया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 17 सितंबर को मैंने स्वयं इसको एक प्रकार से टेकअप किया था, इसको गोद भी लिया था। मैंने आह्वान किया देश भर के सभी नेताओं को एक एक डंप साइट को गोद लें और उसके ऊपर रेगुलर उसके ऊपर नजर रखें ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। हम देख रहे हैं कि पिछले साल भर में कितना बड़ा ये पहाड़ था और काफी डाउन आ गया है। अब इस लीगेसी वेस्ट का जो पहला फेज है वो 31 दिसंबर तक पूरा होगा। ये सारा सामने आपको दिख रहा है, जो सारा लगभग 12-13 लाख मीट्रिक टन और बचा है। और मैं इस कंपनी के लोगों को भी बधाई दूंगा एडवांस में कि इन्होंने जब से काम शुरू किया 2022 में, अभी इनका 99 लाख और 92,000, हाँ 99 लाख और ऐसा इनका जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। 8 दिन के अंदर ये 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहा है। एक कंपनी 1 करोड़ मीट्रिक टन ये मलबा कैसे उठा ले, ये अपने में कितना बनेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर जिला कारागार से पॉक्सो एक्ट में रुका हुआ कैदी विपिन के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कैदियों की नियमित गिनती के दौरान वो बैरक में नहीं मिला। इसके बाद जेल प्रशासन ने सभी बैरकों की दोबारा तलाशी ली और गिनती कराई गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ जिला कारागार पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। देखिए इस पर हमारे संवाददाता अजीत यादव की ये खास। 10 वर्षीय बच्चे का जो है अपहरण, उसके बाद उसके साथ दंडगी और हत्या के बाद जो है गोरखपुर में इसको लेकर काफी चर्चा है। बात करें तो इसी जिला अस्पताल में जो है 10 वर्षीय बच्चे जो है अपनी बड़ी बहन को खाना देने आई थी। खाना देकर वह 30 तारीख को यहाँ से वापस लौट रही थी। लौटने के दौरान जो है जिला अस्पताल के गेट के बाहर से बच्ची जो है गायब हो जाती है। परिजन जो है इसकी शिकायत जो है कोतवाली थाना क्षेत्र में करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत मिलने के बाद जो है पुलिस जो है बच्ची की तलाश जो है शुरू कर देती है और लगभग 24 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची का जब पता नहीं चलता है, फिर परिजन जो है इसकी तलाश के लिए पुलिस को बोलते हैं, तो पुलिस फिर से एक बार बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है। और जिला अस्पताल के बाहर जो है एक सीसीटीवी में जो है बच्ची का जो है किसी गाड़ी पे बैठने का जो है फुटेज मिलता है। फुटेज मिली अराउंड 9:30 बजे मॉर्निंग में
इनका जो पीछे का एक कंपाउंड है जहाँ पर सब्जी और बाकी खेती का कार्य होता है, वहाँ पे उस टाइम में कैदियों को ले जाके जो अपना वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे एक कैदी जिसका नाम विपिन पुत्र हरिशंकर है, ये आपके धारा 137(2)(24)(2) BNS में और 5/6 पॉक्सो एक्ट में यहाँ पे निरुक्ता ही 18/7/26 को जेल में आया था। तो इस व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, तो जेल में अभी मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया है कि संभावित रीजन जो पेड़ की डालियों से पकड़ के और कहीं से निकलने की जो एक संभावना दिखती है वो वही दिखती है। बाकी पुलिस ऑलरेडी उनके पीछे लगी हुई है। बाहर के सीसीटीवी कैमरास हम लोग चेक करवा रहे हैं, कुछ जगह पे उनके फुटेजेस देखे गए, तो पुलिस उनके पीछे है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उसको वापस से गिरफ्त में ले लिया जाए। बाकी ऑलरेडी डीजी जेल साहब को इसकी सूचना है, वो अपने स्तर से जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है वो अपने स्तर से करेंगे, जिसकी सूचना आपको मिलेगी। तो अभी की यही अपडेट है, जैसे भी इसमें आगे अपडेट होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जुडोका ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें, फाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा की हेइडी क्वेच को 2-1 से हराकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का जूडो में पहला स्वर्ण दिलाया। इस जीत के साथ पहली बार जूडो में भारत का राष्ट्रगान कॉमनवेल्थ गेम के मंच पर गूंजा। आपको बता दें, अपना स्वर्ण पदक अपने समर्थकों और संघर्ष साथ देने वाले सभी लोगों को उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया है। जूडो में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की हेइडी क्वेच को हराकर भारत को जूडो में पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड दिलाया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। हर अंक के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, लेकिन निर्णायक क्षणों में अस्मिता ने धैर्य, शानदार रणनीति और मजबूत डिफेंस का परिचय देते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और भारत की झोली में डाल दिया ऐतिहासिक गोल्ड। जीत के बाद अस्मिता की आंखों में खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने अपना गोल्ड उन सभी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। आज के दिन मेरे माइंडसेट में बस यही था कि मुझे आज के दिन मैं बेस्ट टू 48 केजी में और मुझे गोल्ड लेके ही जाना है अपने देश के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे मम्मी पापा और सबके लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते मेरे कोच और मेरे सीनियर विजय यादव एंड यशपाल सोलंकी सर, दे आर वेरी सपोर्टिव। अस्मिता की गोल्ड जीतने पर त्रिपुरा में उनके गृह नगर बिलोनिया में जश्न का माहौल देखने को मिला। अस्मिता के भाई ने कहा कि ये उनके परिवार और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला है, पूरा स्टेट, पूरा कंट्री सब लोग हैप्पी है, तो इसके बारे में बहुत अच्छा लगा सुन के, जो ये इतना बड़ा मेडल मिला है सर। अस्मिता की ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश ने उन्हें सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे भारतीय खेल इतिहास का गौरवशाली पल बताया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जुडोका बनकर इतिहास रचने पर अस्मिता डे को बहुत बहुत बधाई। आपकी शानदार जीत पक्के इरादे, हुनर और लगन का एक शानदार उदाहरण है। आपकी सफलता कई उभरते हुए एथलीटों को आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। आप नई ऊंचाइयों को छूती रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वर्णिम प्रदर्शन बताते हुए कहा कि ये जीत भारत में जूडो को नई पहचान देगी। सच में एक स्वर्णिम प्रदर्शन। जूडो महिला 48 किलोग्राम फाइनल में स्वर्ण जीतने के लिए अस्मिता डे पर गर्व है। यह प्रदर्शन हमेशा याद रहेगा और जूडो को और भी लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। अस्मिता डे का ये गोल्ड सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि भारतीय जूडो की नई पहचान, नई उम्मीद और एक नए आत्मविश्वास की कहानी है।
ग्लासगो से आई ये स्वर्णिम खबर आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को यही संदेश देता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो इतिहास बदला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, करीब 19 साल बाद उन्होंने कोलकाता की जमीन पर कदम रखा है और इसके साथ ही एक बार फिर उनके विचारों और उनकी लेखनी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तस्लीमा नसरीन अपने बेबाक लेखन और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर राय रखने के लिए जानी जाती हैं। उनकी किताबों और बयानों को लेकर कई बार विवाद भी खड़े हुए हैं। आपको बता दें, साल 1994 में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण ली। पश्चिम बंगाल में भी उनके प्रवेश को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा। साल 2003 में राज्य सरकार ने उनके बंगाल आने पर रोक लगा दी थी। अब तस्लीमा नसरीन की वापसी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं तस्लीमा नसरीन की वापसी ने अभिव्यक्ति की आजादी, साहित्य और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने 19 साल बाद कोलकाता की जमीन पर कदम रखा है। साल 1994 में बांग्लादेश छोड़कर कई देशों में शरण लेने वाली तस्लीमा नसरीन पर पश्चिम बंगाल सरकार ने 2003 में प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं थी। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बीजेपी की सरकार ने तस्लीमा के बंगाल में वापसी होने का स्वागत किया है। कोलकाता में बहुत लोग इस दौरान बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये देश संविधान से चलता है और हर किसी को बोलने का हक है। पिछली सरकारें राज्य में तानाशाही करती थीं, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। कोलकाता में बहुत लोग आते हैं, सारा दुनिया के लोग आते हैं, सिटी ऑफ जॉय। हाँ, ये परंपरा को खंडित किया था टीएमसी सीपीएम ने। वहाँ सिलेक्टिव लोगों को आने दिया जाता था जो उनके पक्ष में बोलेंगे। आज सरकार बदला है, लोकतंत्र है और कोई अगर यहाँ आके कुछ कार्यक्रम करना चाहते, कोई बुलाना चाहता है सरकार के पास और ढंग से अपील करेगा, कंप्लेंट नहीं होगा तो बिल्कुल सरकार उसको अनुमति देगा। जो चाहते हैं बुला करके उनकी बात सुने, जिनको पसंद है उसको माने। सरकार की तरफ से वो तो आए हैं। देखिए, जो संगठन है ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड फ्रंटियर, उसने यहाँ पे इनवाइट किया है, वो लोग वहाँ पे यहाँ बुलाए हैं, उस प्रोग्राम के लिए आए हैं। लेकिन इसके पहले बुलाने से भी उनको नहीं आ सकते थे। गवर्नमेंट एक्टिवमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए एक श्रेणी को क्वेलिंग करने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए इनकार कर दिया। यही नया भाजपा, ये नया सरकार है, कमल सरकार। यहाँ पे भारत का कानून चलेगा, किसी मौलवादी का कानून नहीं चलेगा। कोलकाता पहुंचने पर तस्लीमा नसरीन ने खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये शहर उनको अपने घर जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपनी मर्जी से कोलकाता नहीं छोड़ा। तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने मुझे राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था, फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन मैं वापस जरूर लौटूंगी। अब हम आपको बताते हैं कि तस्लीमा नसरीन आखिर कौन है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में जन्मी एक प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री, स्तंभकार और पूर्व चिकित्सक हैं। वो महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ अपने बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। उनकी कई किताबें और लेख दक्षिण एशिया समेत दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे हैं। तस्लीमा का जन्म 25 अगस्त 1962 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में स्थित मैमनसिंह में हुआ था। तस्लीमा ने मेडिकल की पढ़ाई की और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। वो धर्म और समाज पर तीखे विचारों के चलते चर्चा में रहती हैं। तस्लीमा ने लज्जा, द्विखंडितो, आमार मेये बेला समेत कई मशहूर पुस्तकें लिखी हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि तस्लीमा नसरीन को पहले बांग्लादेश और फिर बंगाल क्यों छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा ने 1993 में प्रकाशित उपन्यास लज्जा में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का चित्रण किया था। इस पुस्तक के बाद कट्टरपंथी संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, फतवे जारी हुए और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें फांसी देने की मांग की गई और उनके सिर पर इनाम भी रखा गया। सुरक्षा कारणों से 1994 में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और फिर बाद में वो यूरोप समेत कई देशों में रही। वहीं बांग्लादेश छोड़ने के बाद साल 2004 में
वे कोलकाता आकर रहने लगी। 2003 में उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक द्विखंडितों पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध लगाया गया था। 2007 में इस पुस्तक और उनके विचारों को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो लंबे समय तक भारत में अलग अलग स्थानों पर रहीं और कोलकाता नहीं लौट सकी। अब लगभग 19 साल बाद फिर से तस्लीमा की कोलकाता में वापसी हुई है। तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। साल दर साल बीतते गए, सरकारें बदली और फिर भी दरवाजे बंद ही रहे। तस्लीमा अपने सम्मान में हुए नागरिक स्वागत समारोह में कुछ कविताएं भी सुनाएंगी और चर्चा में हिस्सा लेंगी। तस्लीमा नसरीन लंबे समय से दिल्ली में रेजिडेंस परमिट पर रह रही हैं। वहीं उनके कोलकाता में वापसी पर राज्य की सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सावन 2026 के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर गौतम बुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आपको बता दें, नोएडा में कांवड़ यात्रा पर पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। एडवाइजरी मानने की अपील जो है वो लोगों से की गई है। कांवड़ यात्रा जो है गौतम बुद्ध नगर जनपद में लगभग 8 प्रमुख मार्ग हैं। 8 प्रमुख मार्ग में से 2 प्रमुख मार्ग जो हैं वो पैदल कांवड़ी ये उस पे अपने गंतव्य को जाते हैं। उन सभी जगहों पे जो भी निर्माण कार्य में त्रुटि थी वो संबंधित विभागों से बात करके उनको रास्तों को सही कराया गया है। प्लस सभी जगहों को सीसीटीवी से आच्छादित किया गया है और सभी प्रमुख स्थानों पे ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस सबकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। जहां तक ट्रैफिक पुलिस की बात है तो हमारे 3 एसीपी और 8 टीआई और प्लस 300 के करीब हमारे जवान जो हैं और टीएसआई और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ये तैनात रहेंगे। सभी को बरसात से का मौसम चल रहा है, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट्स भी दे दिए गए हैं, जैसे गमबूट, रेनकोट, छाता, बेटेंटाज, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ताकि बरसात के मौसम में भी ड्यूटी में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।